हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुणेंद्र प्रताप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर आरस्तु आईएएस एकेडमी इंदौर से। दोस्तों, आज हमारे लेक्चर का जो टॉपिक होगा वो हम करेंगे मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र। साथ ही करेंगे मध्य प्रदेश में खनिज विकास निगम की भूमिका। और करेंगे हम मध्य प्रदेश में खनिज नीतियों के बारे में। ठीक है। खनिज नीति जो 1995 में आई और इसके बाद 2010 में आती है नवीन खनिज नीति, उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि अभी हमने इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर में हमने खनिज के संबंध में ही हमने बातें की थी, वहां पर हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिजों के बारे में पढ़ा था, उनके प्रमुख क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था, साथ ही उनके उत्पादन और उनके भंडारण के बारे में हमने जानकारी एकत्रित की थी। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कोयले के बारे में। जो कि कोयला जो है एक महत्वपूर्ण खनिज है, ना कि हमारे भारत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए, क्योंकि हम इसे काला सोना के नाम से भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि कोयला ही वो खनिज है जिसे उद्योगों की जननी कहा गया है। ठीक है। क्योंकि ये ना सिर्फ छोटे से लेकर बड़े उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि जो विद्युत उत्पादन के लिए भी कोयला एक अनिवार्य खनिज बन जाता है। हमारे मध्य प्रदेश की ही हम बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 80% जो ऊर्जा की आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है वो खनिज कोयले के माध्यम से ही होती है। और कोयले पर आधारित ही हमारे मध्य प्रदेश में कई सारे ताप विद्युत केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है। उनकी बात हम करेंगे जब हम मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन को पढ़ेंगे। लेकिन चलिए मैं बात करता हूं हमारे मध्य प्रदेश में कोयले क्षेत्र के बारे में, साथ ही थोड़ा बहुत कोयले की जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जानना ये है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में कि भारत में कोयले का भंडारण में कौन कौन से राज्यों का किस क्रम में स्थान बनता है और कोयले के उत्पादन में राज्यों का क्या क्रम निर्धारित है। तो सबसे पहले देखेंगे कि भंडारण की दृष्टि से अगर मैं बात करूं कि अगर भारत में सर्वाधिक कोयले का भंडारण किस राज्य में मिलता है, तो वो राज्य कौन सा है आपका? झारखंड। ठीक है। फिर आता है आपका ओडिशा, इसके बाद आता है छत्तीसगढ़, इसके बाद है आपका पश्चिम बंगाल, फिर आता है आपका मध्य प्रदेश, हमारा सबका प्यारा मध्य प्रदेश। ठीक है। कहने का मतलब कि कोयले के भंडारण में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जबकि इधर आइए, यहां पर देखिए कि कोयले के उत्पादन में हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो थोड़ा सा बात कर ले कि पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य का नाम आता है कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है, तो वो है आपका छत्तीसगढ़। इसके बाद है आपका ओडिशा, इसके बाद है झारखंड, इसके बाद है आपका हमारा सबका प्यारा मध्य प्रदेश, और इसके बाद आता है पांचवा नंबर तेलंगाना। ठीक है। तो दो फैक्ट यहां से निकलकर सामने आए आपके पास कि भंडारण की दृष्टि से, कोयले के भंडारण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश भर में कौन सा स्थान है? तो पांचवी नंबर का स्थान है। और कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश भर में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये बात तो हो गई। अब मैं बात करता हूं हमारे मध्य प्रदेश में कोयले का कुल भंडारण कितना है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात करी थी, यहां पर भी बात करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में कोयले का जो कुल भंडारण है वो 27,673 मिलियन टन है। ठीक है, इतना कोयला है हमारे मध्य प्रदेश में। अगर मैं प्रतिशत प्रतिशत की बात करूं कि हमारे देश भर के कुल कोयले का हमारे मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत कोयला है, तो वो आ जाता है कि प्रदेश में देश भर के कुल कोयले का कितना भंडारण का कितना प्रतिशत हमारे मध्य प्रदेश में है? 7.5, 7.5% कोयला हमारे मध्य प्रदेश में पाया जाता है संपूर्ण देश का। ठीक है, ये चीजें आपको थोड़ा सा जो डेटा है ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम कोयले के प्रकार के बारे में कि कोयले के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, कोयले में कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के 4 प्रकार होते हैं। जो कि कोयला कोयले कार्बन की मात्रा के आधार पर ही कोयला जो है उच्च क्वालिटी का हो जाता है और कोयला निम्न क्वालिटी का हो जाता है। कहने का मतलब कि जिस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होगी वो कोयला उच्च क्वालिटी का होगा, और जिस कोयले में कार्बन की मात्रा कम होगी वो निम्न क्वालिटी का या निम्न कोटि का कोयला होगा। ठीक है। अब मोस्टली उच्च क्वालिटी का कोयला ही आपके उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि निम्न क्वालिटी का जो कोयला होता है वो घरेलू उद्योग में, या बात कर सकते हैं छोटे मोटे जो व्यवसाय होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। तो कोयले के प्रकार हम 4 कोयले पढ़ते हैं, 4 प्रकार के कोयले होते हैं। कौन कौन से कोयलों के कौन कौन से प्रकार मिलते हैं? तो एंथ्रेसाइट कोयला होता है आपका। ठीक है। इसके बाद होता है बिटुमिनस, इसके बाद है आपका लिग्नाइट कोयला, और इसके बाद है आपका पीट कोयला। ठीक है, याद रहेगा। सबसे पहले है आपका एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला,
पीट कोयला। ठीक है, अब इनमें हमने बताया था कि कार्बन की मात्रा के आधार पर ही ये कोयले उच्च क्वालिटी और निम्न क्वालिटी के होते हैं। जिस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होगी वो कोयला उच्च क्वालिटी का होगा, और जिसमें कोयले की मात्रा कम होगी वो निम्न कोटि का कोयला होगा। तो यहां पर देखिए एंथ्रेसाइट कोयला जो है उसमें कार्बन की मात्रा लगभग 80 से 90% तक होती है, अर्थात कि एंथ्रेसाइट कोयला उच्च क्वालिटी का, सर्वाधिक उच्च क्वालिटी का कोयला है। ठीक है, इसके बाद बिटुमिनस कोयले में आए। बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा लगभग 60 से लेकर 80% तक होती है। इसका मतलब है कि बिटुमिनस कोयला जो है वो एंथ्रेसाइट से निम्न कोटि का, जबकि लिग्नाइट कोयले से उच्च कोटि का कोयला है। ठीक है, फिर बात करें लिग्नाइट कोयले का। लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा जो है 40 से 60% होती है, जबकि सबसे निम्न कोटि का कोयला है आपका पीट कोयला, जिसमें लगभग 40% से भी कार्बन होता है। ठीक है, अब एक्चुअली दोस्तों बात क्या होती है कि कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी किसी भी कोयले में, तो जब आप कार्बन कोयले को जलाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें जो आपको ताप प्राप्त होगा वो सर्वाधिक मिलेगा। साथ ही धुआं जो है वो धुआं बहुत कम निकलेगा, और जो उस जलने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ हमें बचता है, जिसको हम जानते हैं राख के नाम से, वो भी बहुत कम प्राप्त होगा आपको। ठीक है, तो कोयले का मतलब ये है कि अगर इसमें कार्बन की मात्रा अधिक है एंथ्रेसाइड में, तो जब इस कोयले को आप जलाएंगे तो इससे ताप जो है वो क्या मिलेगा, सर्वाधिक मिलेगा। इससे धुआं जो होगा वो कम निकलेगा, साथ ही अवशिष्ट पदार्थ मतलब राख की मात्रा भी कम निकलेगी। ठीक है, जबकि पीट कोयला जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। जब आप पीट कोयले को जलाएंगे तो इससे जो है ताप कम प्राप्त होगा, धुआं अधिक निकलेगा, और राख की प्राप्ति भी आपको इस कोयले से अन्य कोयलों की तुलना में ज्यादा प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस आधार पर हमने इनको 4 भागों में डिवाइड किया है या हमें प्राप्त होते हैं। चलिए, तो ये तो आपको ध्यान रखना है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश में कोयले के कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये मैप देखेंगे कि मैंने एक मैप बनाया है मध्य प्रदेश का, और हमने जब मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना पढ़ी थी, और हमने जब मध्य प्रदेश में भी खनिजों के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये जाना था कि मध्य प्रदेश में चूंकि भारतीय आद्य महाकल्प से लेकर नवीनतम महाकल्प तक की चट्टानें यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, मतलब कि प्राचीनतम से लेकर के नवीन कल्प तक की चट्टानें हमारे मध्य प्रदेश में मिलती हैं। ठीक है, इसी आधार पर हमारे मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानें भी प्राप्त होती हैं। और कोयले की प्राप्ति हमें किस प्रकार की चट्टानों से होता है, तो कोयले की प्राप्ति हमें गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलती है। और मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहां मिलेंगी आपको, एक तो ये जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र, ये है, संपूर्ण तो नहीं कह सकते हैं, मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र, जहां पर आपके सीधी हो गया, सिंगरौली हो गया, उमरिया है, शहडोल है, अनूपपुर है, ये जो जिले जहां पर आते हैं मध्य प्रदेश में, उन क्षेत्रों में किस प्रकार की चट्टान मिलती है, गोंडवाना क्रम की चट्टान। ठीक है, अब इन्हीं गोंडवाना क्रम की चट्टानों में आपको किस प्रकार का कोयला मिलता है, कोयला की प्राप्ति होती है हमें। तो एक चीज अब यहाँ पर एक और वो निकल करके सामने आती है कि जैसे मैंने आपको ये कोयले के प्रकार बताए थे कि एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये कोयले के 4 प्रकार हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हमारे मध्य प्रदेश में किस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है, ठीक है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या कि पीट प्रकार का, तो अभी मैंने चर्चा नहीं की है। तो चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में ही नहीं, हमारे भारत में जो सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार का कोयला मिलता है, तो वो है आपका बिटुमिनस कोयला। ठीक है, और किस प्रकार का कोयला मिलता है हमारे मध्य प्रदेश में या हमारे भारत में, बिटुमिनस प्रकार का कोयला सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि एंथ्रेसाइट नहीं मिलता, लिग्नाइट कोयला नहीं मिलता, ये भी मिलते हैं, लेकिन इनकी मात्रा बिटुमिनस कोयले की तुलना में बहुत कम है। ठीक है, तो जो एंथ्रेसाइट कोयला है वो आप मान के चले कि वो जम्मू कश्मीर हो गया, तो मध्य भारत के जम्मू एंड कश्मीर में जो है एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है, जिसकी मात्रा बहुत कम है। ठीक है, जबकि मैंने बात की बिटुमिनस कोयला हमारे भारत में, इसके साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश में भी बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है, जबकि लिग्नाइट कोयला जो है वो आपको तमिलनाडु में देखने मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि हमारे मध्य प्रदेश में किस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है, तो वो है आपका बिटुमिनस कोयला। ठीक है, अब आइए, अब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे किस प्रकार की चट्टानें हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, और इन्हीं गोंडवाना क्रम की चट्टानों में हमें बिटुमिनस प्रकार का कोयला जो है प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक ये क्षेत्र हो गया जिसको हमने नंबर 1
ए नाम दिया। इसके बाद देखिए दूसरा क्षेत्र यहाँ पे आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश के दक्षिणी छोर पर, तो यहाँ पर जो है कि आपका बैतूल है, इधर आपका छिंदवाड़ा है, ये कुछ क्षेत्र है आपके जो कि होशंगाबाद जिले के हैं। तो एक क्षेत्र यहाँ ये पड़ जाता है, यहाँ पर भी किस प्रकार की चट्टानें मिलती है हमें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्राप्त होती हैं, और इन्हीं गोंडवाना क्रम की चट्टानों में आपको कोयले की प्राप्ति होती है। तो निश्चित तौर पर एक क्षेत्र ये हो गया और दूसरा क्षेत्र ये हो गया, इसको हमने क्या नाम दिया, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि ये जो कोयला क्षेत्र है, ये जो रीजन पड़ता है, ये सतपुड़ा क्षेत्र का ही रीजन पड़ता है, इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। और ये जो कोयला क्षेत्र है इसको हमने नाम दिया मध्य भारत कोयला क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि ये भारत के संदर्भ की अगर मैं बात करूं तो ये मध्य क्षेत्र में लगभग पड़ता है, तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र ये एक पार्ट हो गया और दूसरा क्षेत्र हो गया आपका सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। तो मैप में आपको इस प्रकार रिप्रेजेंट करना है। अगर ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों 6 मार्कर में भी, या बन सकता है ये 15 मार्कर में, अगर ये पूरा क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्रों का विस्तृत वर्णन करिए, तो आपको सारी जानकारियां वहां पर बतानी पड़ेगी, आंकड़े बताने पड़ेंगे, उनके महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वो बताने पड़ेंगे, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, आरेख भी बनाना पड़ेगा, जब आपका क्वेश्चन आएगा 15 मार्कर में। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन बनता है 6 मार्कर में, तो 6 मार्कर में आपको सिर्फ और सिर्फ छोटा सा मैप बनाना है, या तो सारी जानकारी आपको इसी आरेख में फिल कर देनी है। आगे चल के मैं बताऊंगा कि वो आपके आंसर का फॉर्मेट कैसे होगा। ठीक है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस कर लें। तो ये तो चित्रानुसार हमने देख लिया कि मध्य प्रदेश के जो दो प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं वो है आपका मध्य भारत कोयला क्षेत्र और इसके बाद है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि ये मैप में सिर्फ आपको छोटे लग रहे हैं, अगर भौगोलिक रूप से देखें तो इनका आकार बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अब जो बात करते हैं कि हमने पढ़ा कि हमारे मध्य प्रदेश में दो प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं, एक है आपका मध्य भारत कोयला क्षेत्र जो हमने पूर्वी ओर देखा, और दूसरा आपका सतपुड़ा कोयला क्षेत्र जो हमने मध्य प्रदेश के दक्षिणी छोर में देखा। ठीक है, तो अब अध्ययन की सुविधा के हिसाब से हमने मध्य भारत कोयला क्षेत्र को, यहाँ जो प्रमुख हमें कोयला क्षेत्र प्राप्त होते हैं वो कितने होते हैं, 5 कोयला क्षेत्रों में बांट दिया हमने मध्य भारत कोयला क्षेत्र को, जबकि सतपुड़ा कोयला क्षेत्र को हमने 4 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं मध्य भारत कोयला क्षेत्र को हमने 5 भागों में बांटा और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र को हमने 4 भागों में बांटा, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगर इस हिसाब से आप याद रखते चले जाओगे ना, तो आपको कभी अगर कोई चीज भूलती भी है ना, तो आप उसको पकड़ सकते हैं कि मुझे कुछ मिस हो रहा है। ठीक है, तो कि जैसे कि प्रमुख कोयला क्षेत्र 2 है, एक ये मध्य भारत कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, फिर सतपुड़ा को मध्य भारत कोयला क्षेत्र को अपने 5 भागों में बांटा और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र को अपने 4 भागों में बांटा। ठीक है, तो अब ये 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला नाम आता है सुहागपुर। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थापित है। ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है, 4142 वर्ग किलोमीटर का। ठीक है, आपको ये याद रखना, ये फैक्ट है आपके लिए प्रीलिम्स परीक्षा के लिए, कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो वो नाम आएगा कौन सा, आपका सुहागपुर, जो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। याद रहेगा, सुहागपुर 4142 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, इसके बाद देखिए मैंने सारे सीरियल से ही लिखे हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला है आपका सुहागपुर, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र। इसके बाद है आपका सिंगरौली नाम से स्पष्ट है कि किस जिले में होगा, सिंगरौली जिले में होगा। इसका जो कुल क्षेत्रफल है दोस्तों वो लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर, 2500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। लेकिन इसकी जो खास विशेषता है सिंगरौली की, वो ये है कि यहाँ पर लगभग हमें 136 मीटर की मोटी कोयले की तह भी प्राप्त होती है। मतलब कि मध्य प्रदेश में सबसे मोटी कोयले की परत किस स्थान से प्राप्त होती है, किस कोयले क्षेत्र से प्राप्त होती है, तो उसका नाम क्या आएगा, यहाँ पर सिंगरौली आएगा। ठीक है, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहागपुर, सबसे मोटी परत कहाँ मिलती है कोयले की, तो सिंगरौली में। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 2500 वर्ग किलोमीटर का है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम जोहिला का जो कुल जोहिला, जैसे कि हमने, अगर आपने नदियों के बारे में जब पढ़ा होगा तो वहां पर आपने जोहिला नदी के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, जोहिला जो कि अमरकंटक से निकलती है, उसके बाद वो जाके सोन नदी में मिल जाती है। इसके बाद कोरार भी हमने जब क्षेत्रफल में विभाजित हम पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो कहीं मिलता है 3,08,252 और कहीं मिलता है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो 7 वर्ग किलोमीटर का जो फर्क है, ये किसका है, ये इसी कोरार घाटी का है, जो कि अमरकंटक में के आसपास स्थित है। ठीक है, तो मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आपको ये नाम जो है हम
कहीं ना कहीं आपने इसको सुन रखा हुआ, पढ़ा हुआ है, उससे आप रिलेट करके और इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जोहिला, जोहिला जो है वो भी मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 39 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, इसके बाद कोरार, कोरार एक घाटी है, कोरार कोयला क्षेत्र, इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 24 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, ये दोनों जो है आपको अनूपपुर और शहडोल के क्षेत्र में देखने मिल जाएंगे। इसके बाद है उमरिया, उमरिया जो है उमरिया जिले में है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 15.5 वर्ग किलोमीटर का है। मतलब कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है वो सुहागपुर कोयला क्षेत्र है, और जो सबसे छोटा जो कोयला क्षेत्र है वो कौन सा है आपका, उमरिया कोयला क्षेत्र। ठीक है, ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। सबसे बड़ा सुहागपुर, सबसे छोटा उमरिया, और सबसे मोटी तहें मिलती हैं आपको सिंगरौली कोयला क्षेत्र से। ठीक है, तो ये है कहां पर, इनकी खास विशेषता क्या है, इनका कुल क्षेत्रफल कितना है, सिर्फ आपको इतनी ही चीजें यहां पर लिखनी है। और चूंकि ये सिर्फ, अगर मैं कहूं कि जब आप इसको रिटर्न में लिखेंगे तो ये अपने आप में जो है 1 से 1.5 पेज, या कह सकते हैं 2 पेज में अपने आप आंसर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ उतनी ही चीजें लिखनी है जो महत्वपूर्ण है, और अन्यथा चीजें बिल्कुल भी आपको अपने आंसर में नहीं लिखनी। ठीक है, तो आपको स्थान लिखना है, किस स्थान पर है, किस जिले में है, उसका कुल क्षेत्रफल कितना है, अगर उसकी कोई खास बात है तो उस बात को आपको अपने आंसर में लिखना है। तो इस प्रकार से आपका ये मध्य भारत कोयला क्षेत्र कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं यहाँ पर सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र को हमने 4 भागों में बांटा हुआ था। अब ये जो 4 भाग थे, इनमें पहला भाग है आपका मोह पानी। ठीक है, मोह पानी, फिर है आपका शाहपुरा तवा क्षेत्र है, इसके बाद है आपका कानन घाटी, और फिर है आपका पेंच घाटी। ठीक है, अगर और इसको ज्यादा आपको डिवाइड करना है तो आप सतपुड़ा कोयला क्षेत्र को भी उत्तरी भाग, उत्तरी कोयला क्षेत्र और दक्षिणी कोयला क्षेत्र में बांट सकते हैं। कहने का मतलब कि सतपुड़ा कोयला क्षेत्र ये है आपका, तो जो आपको मोह पानी मिलेगा, शाहपुरा मिलेगा, ये आपको होशंगाबाद और बैतूल जिले में मिलेगा। जबकि जो कानन घाटी है, पेंच घाटी है, ये आपको किस जिले में मिलेगी, छिंदवाड़ा जिले में मिलेगी। तो इस आधार पर हमने उत्तरी कोयला क्षेत्र और दक्षिणी कोयला क्षेत्र को भी बांटकर पढ़ सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, तो हम साथ में हमने लिख दिया कि सतपुड़ा कोयला क्षेत्र को 4 भागों में। पहला है आपका मोह पानी, तो मोह पानी जो कोयला क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में शामिल किया जाता है, और यह भी मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। साथ ही इसके बाद जो नाम आता है वो है शाहपुर तवा क्षेत्र, तवा नदी। तो तवा नदी जो है, तो होशंगाबाद और बैतूल के मध्य का जो क्षेत्र है वही आपका शाहपुर तवा क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पर शाहपुर तवा क्षेत्र में जो प्रमुख खदानें हैं कोयले की, उनमें पाथरखेड़ा का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इसके बाद गुरुमुंड है, दुल्हरा है, ये प्रमुख कोयले की खदान है जो हमें शाहपुर तवा क्षेत्र से प्राप्त होती है। नेक्स्ट इसके बाद बात करें तो फिर आता है आपका कान्हन घाटी और पेंच घाटी। जब हमने नदियों के बारे में पढ़ा था तो कान्हन नदी और पेंच नदी घाटियों के बारे में भी हमने वहां पर देखा था। तो उन्हीं नदी घाटियों के नाम पर ही इन कोयला क्षेत्रों का भी नाम कान्हन घाटी कोयला क्षेत्र और पेंच घाटी कोयला क्षेत्र पड़ गया। तो ये जो दोनों कोयला क्षेत्र मिलेंगे आपको, ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो कान्हन घाटी कोयला क्षेत्र, कान्हन घाटी का जो प्रमुख कोयला खदानें मिलती हैं आपको, वो नीमखेड़ा, जमाई आदि नामों से वहां पर आपको मिलती हैं। इसके बाद जो पेंच घाटी है, पेंच घाटी में आपको चांदमेटा और पराशिया, ये प्रमुख खदानें हैं कोयले की। ठीक है दोस्तों, तो आपको बस करना ये है, अब जो कि सारी चीजें यहाँ पर आपको मैंने आंकड़े भी लिख दिए थे, उनकी जो खास विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को भी मैंने बता दिया था। बस आपको याद ये रखना है कि मान लीजिए कि कभी ये क्वेश्चन जो है 15 मार्कर में पूछता है पूरा, ठीक है, तब आपको तो ये सारी चीजें, आपको ये फ्लो चार्ट भी बनाने पड़ेंगे, ये डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अब लिखना कैसे, क्योंकि हमें 15 मार्कर में भी आएगा तो 300 शब्द ही लिखना है। तो आपका फॉर्मेट या तो ऐसा हो सकता है कि आप इसको हेडिंग बनाएं, ठीक है, मध्य भारत कोयला क्षेत्र, और चूंकि आरेख में आप सारी चीजों को बना चुके हो ऑलरेडी, तो ऐसा नहीं करोगे कि आप सुहागपुर हेडिंग डालोगे, फिर सिंगरौली डालोगे, फिर आप जोहिला, फिर कोरार, ऐसे में बहुत लंबा हो जाएगा वो। तो आपने चूंकि सारी मध्य भारत कोयला क्षेत्र
हेडिंग डाला और उसके बाद इन सारे सुहागपुर, सिंगरौली, जोहिला, कुरार, उमरिया के बारे में आप जो है उनकी खास विशेषताओं के साथ ही एक पैरा में आप अपना आंसर कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रस्तावना लिखोगे आप, इसके बाद ये आरेख बनाओगे आप, आरेख बनाने के बाद ये डायग्राम बना सकते हैं, इसके बाद ये हेडिंग डालना है मध्य भारत कोयला क्षेत्र, इन सब का एक्सप्लेनेशन कर देना है एक पैरा में, फिर दूसरा हेडिंग डालना है और इन क्षेत्रों का एक्सप्लेनेशन कर देना है और इसके बाद निष्कर्ष लिख के अपना आंसर खत्म कर देना है। ठीक है, अब जो है यही क्वेश्चन आपको 6 मार्कर में पूछा जा सकता है। जैसे पूछ लेगा, मान लीजिए कि मध्य प्रदेश के मध्य भारत कोयला क्षेत्र का उल्लेख करें, का वर्णन करें, या मध्य प्रदेश के सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के बारे में बताइए, तब आपको सिर्फ इतना लिखना है, सिर्फ इनके बारे में लिखना है, लेकिन डायग्राम छोटा सा बना करके उस क्षेत्र विशेष को आप डिनोट कर देंगे कि सतपुड़ा कोयला क्षेत्र किस ओर है या मध्य भारत कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है। ठीक है, तो ये बात थी हमारे मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्रों के बारे में। और दोस्तों ये जो आंकड़े हैं ये थोड़ा बहुत आपको याद रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स है यहाँ से ऐसे मिल जाते हैं जो आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथ ही मैं कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है कि मैं आपको सारे जो विषय से संबंधित जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, वो आपके सामने रख दूं, ताकि आपको कहीं कोई दूसरे नोट्स वगैरह उठाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो प्रीलिम्स भी आपका यहीं से कवर होता चल रहा है, साथ में मेंस के लिए मैं क्लास में चीजें बता ही रहा हूं। तो ये जो कोयला क्षेत्र है यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में खनिज विकास, हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की भूमिका। तो इसको लेकर के क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में खनिजों के उत्खनन एवं विकास के संदर्भ में मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की भूमिका का उल्लेख करें। ठीक है, तो आपको किन किन बिंदुओं पर बात करनी है, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि जो खनिज होते हैं वो किसी भी देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार व उसकी रीढ़ माने जाते हैं। ठीक है, इस आधार से हमारा मध्य प्रदेश बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार की खनिजों की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 31 प्रकार के 31 प्रकार की खनिजों की प्राप्ति होती है, उनमें से लगभग 23 प्रकार के खनिजों का उत्खनन जो है मध्य प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में इन्हीं खनिजों के उत्खनन के लिए, इन्हीं खनिजों के विकास के लिए जो है, तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 19 जुलाई 1962 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक खनिज विकास निगम की स्थापना की। यह राज्य सरकार की एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में वर्तमान समय में कार्य कर रही है, जिसकी अधिकृत पूंजी जो है वो वर्तमान समय में लगभग 2.20 करोड़ रुपए है। अब बात करें कि इस खनिज विकास निगम की का जो मुख्य उद्देश्य है वो किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको स्थापित किया गया है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है मुख्य एवं गौण खनिजों को खोजना। ठीक है, मुख्य एवं गौण खनिजों को खोजना, उनका उत्खनन करना, उनको संशोधित करना एवं अयस्क को धातु के रूप में परिवर्तित करना है। ठीक है, निश्चित रूप से हमने अभी जैसे बात की कि बहुत सारे ऐसे खनिज होते हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, बल्कि वो अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले खनिज विकास निगम की भूमिका क्या है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में कौन सा खनिज है उसको ढूंढना, और ढूंढने के बाद उनका उत्खनन करना। उत्खनन चूंकि हमें वो शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होते, तो उन्हें साफ सुथरा करना, उन्हें उपयोग करने के लायक बनाना, मतलब कि उन्हें संशोधित करना और इसके पश्चात उन्हें धातु के रूप में परिवर्तित करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, अब इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो खनिज विकास निगम है उसके द्वारा विभिन्न कार्य भी किए जाते हैं, तो हम उन कार्यों को देख लें। तो जैसे ये उद्देश्य है, इन उद्देश्यों में ही उसके कुछ कार्य भी छुपे हुए हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि मुख्य एवं गौण खनिजों को खोजना, ये भी इसका एक प्रमुख कार्य है। फिर इन खनिजों का उत्खनन करना, इनको संशोधित करना, ये भी इसका एक प्रमुख कार्य है। साथ ही अयस्क को धातु के रूप में परिवर्तित करना, ये भी इसका प्रमुख कार्य है। तो इस उद्देश्य में ही आपके ये 3 जो है इसके कार्य आपको मिल जाते हैं। ठीक है, खोजना है, उत्खनन करना है, संशोधित करना, अयस्क को धातु के रूप में बदलना है,
तो आप इसको 2 या 3 भागों में आप बांट भी सकते हैं। तो ये 3 कार्य हो गए। कुछ कार्य और भी हैं, जैसे कि अब आपने धातु को आपने संशोधित करके अयस्क को धातु के रूप में परिवर्तित कर लिया। अब उस धातु का आपको क्या करना है, उसका आपको विक्रय करना है। ठीक है, तो ये भी इसका एक प्रमुख कार्य है कि जैसे हमने देखा कि हमारे मध्य प्रदेश में जो है तो रॉक फॉस्फेट है, चूना पत्थर है, स्लेट है, बॉक्साइट है, बहुत सारे खनिजों की प्राप्ति होती है। अब इन खनिजों को हम जो है विक्रय करते हैं और विक्रय करने के फलस्वरूप हमें वित्त की प्राप्ति होती है। ठीक है, जिससे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है वो सुदृढ़ होती है। इसके बाद बात करें कि उद्योगों को कच्चा माल मुहैया कराना, ये भी इसका एक प्रमुख जिम्मेदारी है, इसका एक प्रमुख कार्य है। साथ ही खनिज संबंधी अन्वेषण कार्यों को करना है, ये भी मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम का प्रमुख कार्य है। इसके बाद है कि खनिज नीति बनाने में राज्य सरकार की सहायता करना, ये भी अप्रत्यक्ष रूप से इसका एक प्रमुख कार्य भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें तो ये जो 4 यहाँ पे आपको कार्य मिल जाते हैं, 2 और 3 यहाँ पर भी बना सकते हैं आप, तो लगभग 6 से लेकर 7 कार्य आपको मिल जाते हैं मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम का। तो ये है मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की मध्य प्रदेश के संदर्भ में भूमिका। ठीक है, तो आपको इसकी स्थापना याद रखना है, ये प्रीलिम्स का फैक्ट है, ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई, उसका मुख्यालय, उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर स्थापित किया गया, भोपाल में, उसका प्रमुख उद्देश्य और उसके प्रमुख कार्य। तो इनको याद करने की बहुत ऐसी खास जरूरत नहीं है, क्योंकि हर टॉपिक के संदर्भ में हमें ये चीजें देखनी पड़ेंगी। जैसे ये खनिज का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, जब हमने वन पढ़ा था तो वन विकास निगम था। ठीक है, जब हमने सिंचाई पढ़ी तो वहां पे सिंचाई उद्वहन विकास था। तो हर क्षेत्र में आपको एक ना एक निगम जरूर मिल जाएगा जो कि वो उस खास उद्देश्य के लिए जो है स्थापित किया गया होगा। ठीक है, तो आपको बस अगर ये थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा आइडिया, तो आप जो कि एक बार पढ़ करके भी आप फिर चीजों को समझ सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। तो ये तो था मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में खनिज नीति के बारे में। चलिए अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य में खनिज नीति। दोस्तों हमें पता है कि पुनः की जैसे कि किसी खनिज जो है किसी भी देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो निश्चित तौर पर उस देश या प्रदेश को उन खनिजों के निष्कर्षण के लिए, उनके उत्खनन के लिए या उन खनिजों के पता लगाने के लिए उनको नवीन नीतियां जो है निर्मित करनी पड़ती है। ठीक है, इसी क्रम में हमारे मध्य प्रदेश, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश का जो एक औद्योगिक विकास संभव हो सके, ठीक है, एक सुनियोजित ढंग से, उस हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो पहली खनिज नीति बनाई गई वो 1995 में बनाई गई, और इसके पश्चात जो नवीन खनिज नीति बनाई गई वो 7 सितंबर 2010 को बनाई गई। कहने का मतलब है 2010 में बनाई गई, जिसको जो अनुमोदन प्राप्त हुआ वो 7 सितंबर को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो नवीन खनिज नीति है वो वर्ष 2010 में बनाई गई। ठीक है, इस खनिज नीति का मूल उद्देश्य क्या था, ये किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई गई, तो वो उसका उद्देश्य था कि सुनियोजित एवं वैज्ञानिक तरीकों से खनिजों का उत्खनन करना। ठीक है, क्या कि सुनियोजित एवं वैज्ञानिक तरीकों से खनिजों का उत्खनन करना एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी विषयों का ध्यान रखना। ठीक है, कि हमें खनिजों का उत्खनन तो करना है, लेकिन उसके लिए हमें सुनियोजित और वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना है, साथ ही हमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी संबंधी विषयों का भी ध्यान रखना है। तो ये उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने ये नवीन खनिज नीति बनाई, और इस नवीन खनिज नीति में कई सारे हमने प्रावधान भी डाले। तो आइए बात करते हैं कि इस नवीन खनिज नीति के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं। तो उसमें जो पहला नंबर दिखता है आपको वो है आपका कि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से प्रशिक्षित करना। ठीक है, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से प्रशिक्षित करना किसको, कि जो खनिज अमला है ना, जो खनिज विभाग के अंतर्गत काम करने वाले लोग हैं, उनको जो है नवीनतम से नवीनतम जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, उससे जो है उन्हें प्रशिक्षित करना है। इस नीति का प्रमुख प्रावधान। साथ ही क्या है कि खनिज विकास निधि का गठन करना। ठीक है, खनिज विकास निधि का गठन करना। अभी खनिज विकास निधि क्या होती है कि जो खनिज क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास के लिए एक खनिज विकास निधि के गठन का प्रावधान भी इस खनिज नीति में किया गया है, ताकि जो खदान है वहां पर जो अवसंरचनाएं निर्मित की जाती हैं उसके लिए एक वित्त की व्यवस्था हो सके।
फिर नेक्स्ट बात करें कि अवैध उत्खनन को रोकना, तो निश्चित तौर पर ये एक प्रमुख समस्या बनी हुई है वर्तमान समय में हमारे देश में भी और हमारे प्रदेश में भी, जो अवैध उत्खनन है, ठीक है, क्योंकि इससे मध्य प्रदेश सरकार के को वित्त की बहुत कह सकते हैं कि वित्त की चोरी एक तरीके से होती है, और एक रॉयल्टी जो है जो मिलनी चाहिए हमारे मध्य प्रदेश को, वो अवैध खनन के माध्यम से नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो अवैध खनन को रोकना। फिर नेक्स्ट बात करें कि परिवहन के लिए ई परमिट की व्यवस्था करना, ठीक है, कि जो खदान में संचालित जो वाहन है उन वाहनों के लिए ई परमिट की व्यवस्था करना, साथ ही साथ उन वाहनों के लिए जो है टोल नाकों की भी व्यवस्था करना, ताकि समय समय पर उन वाहनों की जांच जो है हो सके और उनकी परमिट की जांच हो सके। अगर परमिट नहीं मिलती है तो उचित कार्यवाही संभव जो भी है वो की जा सके, ठीक है। इससे होगा क्या कि इससे जो अवैध जो उत्खनन है उस पर जो है तो रोक लगाई जा सकती है। फिर नेक्स्ट बात है आपका कि प्रभावी उत्खनन हेतु उपग्रह आधारित आंकड़ों का प्रयोग करना। निश्चित तौर पर जो किस भूमि के नीचे खनिज है, कौन सा खनिज है, किस क्वालिटी का है, किस मात्रा में है, इन सब आंकड़ों को पता लगाने के लिए आपको जो है तो उपग्रह आधारित आंकड़ों का प्रयोग करना, ये भी प्रमुख प्रावधान बनाया गया इस नवीन खनिज नीति में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपको कि आवेदन पत्रों की ऑनलाइन ट्रैकिंग करना। आवेदन पत्र का मतलब है कि जैसे जो खनिज खदान होते हैं उन खदानों का टेंडर निकलता है, ठीक है, तो वो टेंडर पहले तो ऑफलाइन होता था, लेकिन वर्तमान समय में ये सारी की सारी चीजों को ऑनलाइन कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति घर पे बैठ करके इन टेंडरों के लिए फाइल कर सकता है, और किस व्यक्ति ने टेंडर किया है, उस टेंडर के लिए कितना उसने चार्ज किया है, ये सारी चीजों को वो बैठ करके और देख सकता है, ठीक है। तो आवेदन पत्रों की ऑनलाइन ट्रैकिंग करना ही इस नीति में प्रावधान को बना दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाली खदानों को क्या करना, बंद कर देना। क्योंकि इसका उद्देश्य ही यहाँ पर देखिए क्या था कि पर्यावरण पारिस्थितिकी विषयों का जो है तो ध्यान में भी हमें रखना है, तो हमें उन खदानों को बंद कर देना है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या उसको क्षति पहुंचा रही हो, ठीक है। तो ये कुछ प्रावधान है, इसका उद्देश्य है, कब आई ये हमने इस पर चर्चा कर ली मध्य प्रदेश की खनिज नीति की। तो लगभग दोस्तों हमने सारी चीजों को मध्य प्रदेश के खनिज के संदर्भ में सारी चीजों को कवर कर लिया है, और इसी में हमने बात कर ली है जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनकी भी चर्चा हमने कर ली। साथ ही साथ मेन मुख्य परीक्षा के लिए आप कैसा जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे उनका फॉर्मेट क्या होगा उसकी भी हमने बात कर ली। तो अगर इतना सारी 2 लेक्चर में हमने पूरा खनिज का टॉपिक कवर किया है, अगर आप लोग दोनों लेक्चर्स अच्छे तरीके से देखते हैं, उसको समझते हैं, तो निश्चित तौर पर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इस खनिज के टॉपिक के संबंध में तो आपसे वो बन जाएगा। तो बस आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। तो दोस्तों बस घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।